नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। पाकिस्तान बॉर्डर के पास ईरान का विमान हुआ क्रैश, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर की मौत। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी का भीषण विस्फोट, कई घर जलकर खाक, अब तक 9 लोगों की मौत। चुनाव से पहले कमला हैरिस ने ली गजा युद्ध रोकने की शपथ, स्वास्थ्य सेवा की लागत कम करने का भी वादा, जनता को बताई अपनी रणनीति। अमेरिकी चुनाव में गिलहरी की मौत बनी मुद्दा, अधिकारियों ने रेबीज के डर से गिलहरी को मारा था। एलन मस्क बोले, ट्रंप ऐसे जानवरों की करेंगे रक्षा। बकाया पेमेंट नहीं दी तो काट देंगे बांग्लादेश की बिजली। अडानी की पावर कंपनी ने दी सिर्फ 4 दिन की मोहलत, बिजली सप्लाई भी आधी की। अडानी पावर के 7,200 करोड़ रुपए बांग्लादेश पर बकाया। स्पेन के राजा रानी पर लोगों ने कीचड़ फेंका, पीएम सांचेज की गाड़ी पर भी हुआ हमला, बाढ़ न रोक पाने से लोग नाराज, 200 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। पाकिस्तान ने एलओसी के पास की होवित्जर तोप की टेस्टिंग, चीन की मदद से तैयार हुई तोप 30 किलोमीटर की दूरी तक दाग सकती है गोले। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं की पिटाई, पुलिस ने भी की मारपीट। भारत बोला, कनाडा सरकार एक्शन ले। और अब आज की बड़ी खबर। हाल ही में छात्रों के आंदोलन के बाद बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ और अब 3 महीनों के अंदर बांग्लादेश को एक और बड़े संकट से जूझना पड़ रहा है। भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर ने बांग्लादेश को मुसीबत में डाल दिया है और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली के बकाया बिल की पेमेंट करने के लिए 4 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को घटाकर आधा कर दिया है। दरअसल अडानी पावर ने $846 मिलियन यानी करीब 7200 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने पर बांग्लादेश के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया है। बांग्लादेश सरकार को अल्टीमेटम देते हुए अडानी पावर की तरफ से कहा गया है कि अगर 7 नवंबर तक बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में बिजली का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। कंपनी अपने पैसे के भुगतान के लिए कई बार बांग्लादेश की सरकार से बातचीत कर चुकी है, लेकिन इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। भुगतान न होने के चलते अडानी पावर की सहायक कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड यानी APJL ने बांग्लादेश को अपनी बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। इसके लिए APJL ने $846 मिलियन के बकाया का हवाला दिया है। अडानी पावर ने बांग्लादेश सरकार से बकाया राशि के बारे में साफ तौर पर बात करने के लिए कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक ऐसा नहीं होने पर अडानी पावर ने बिजली की सप्लाई बंद करने के लिए 7 नवंबर की समय सीमा तय की है। इससे पहले अडानी पावर ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी BPDB को $170 मिलियन यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC देने के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की थी, जिससे बकाया राशि का पेमेंट और पेमेंट की सिक्योरिटी तय हो सके। हालांकि BPDB ने कृषि बैंक के जरिए बकाया राशि के खिलाफ LC जारी करने की मांग की थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये कदम बिजली खरीद समझौते की शर्तों के मुताबिक नहीं था। डॉलर की कमी को इसका एक कारण बताया गया। ऐसे में DPDB अडानी पावर को LC नहीं दे पाया, इसलिए 31 अक्टूबर से बिजली सप्लाई आधी कर दी गई है। पावर ग्रिड बांग्लादेश यानी PGB की वेबसाइट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित अडानी के प्लांट ने 1496 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले 724 मेगावाट बिजली ही सप्लाई की है। झारखंड के बिजली प्लांट से ही बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा बिजली सप्लाई होती है। इसके बाद पायरा से 1244 मेगावाट, रामपाल से 1234 मेगावाट और SS पावर प्लांट से 1224 मेगावाट बिजली की सप्लाई होती है।
पीजीबी की रिपोर्ट के मुताबिक एनटीपीसी के जॉइंट वेंचर बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी यानी BIFPC का बागेरहाट में रामपाल प्लांट और SS पावर कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते ये आधी से भी कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के कुछ बिजली यूनिट्स ने ईंधन की खरीद कम कर दी है क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझ रहा बांग्लादेश समय पर भुगतान नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश से पेमेंट धीमी हो रही है, जिसके चलते बकाया राशि बढ़ती जा रही है। खबरों के मुताबिक अक्टूबर में अडानी पावर को लगभग $90 मिलियन का भुगतान किया गया था, जबकि उससे पहले के 1-2 महीनों में ये पेमेंट 90 से $100 मिलियन के मासिक बिलों के मुकाबले 20 से $50 मिलियन ही रही थी। झारखंड का प्लांट बांग्लादेश को 10 से 12 BDT यानी बांग्लादेशी टका प्रति यूनिट पर बिजली की सप्लाई करता है, जो भारत के करीब 7 से 8.5 रुपए के बराबर होता है। हालांकि अडानी पावर की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक उन्हें इसके समाधान को लेकर उम्मीदें हैं। लेकिन भुगतान में देरी और उससे भी ज़रूरी बात स्पष्टता की कमी के चलते इस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बिजली कंपनी को ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि उसे अपने लेनदारों का बकाया भी चुकाना है। अडानी ग्रुप इससे पहले भी कई बार बकाया राशि के लिए बांग्लादेश सरकार के सामने अपनी मांग रख चुका है, लेकिन कोई समाधान न होने के चलते कंपनी को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। 10 अप्रैल 2023 से अडानी पावर लिमिटेड ने अपने पावर प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश को बिजली सप्लाई शुरू की थी। कंपनी ने 2017 में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत 25 साल तक गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने का समझौता किया था। बता दें कि पिछले साल गौतम अडानी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि 1600 मेगावाट के पावर प्लांट की शुरुआत हुई, जिससे बांग्लादेश को बिजली सप्लाई होनी है। अब बिजली की आधी कटौती के चलते बांग्लादेश को एक रात में 1600 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की कमी से जूझना पड़ रहा है। वहीं बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कहना है कि हमने पुराने बिल चुका दिए हैं। हालांकि जुलाई 2024 से अडानी पावर ने बिजली के चार्जेस बढ़ाकर हर हफ्ते $22 मिलियन कर दिए हैं, जबकि बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करीब $18 मिलियन के हिसाब से हर हफ्ते भुगतान कर रहा है। यही वजह है कि हर हफ्ते $4 मिलियन के हिसाब से बकाया रकम बढ़ती जा रही है। जिस गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली दी जाती है, उसका एकमात्र बिजली खरीदार बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश को आधी सप्लाई रोकने से अडानी पावर झारखंड को 800 मेगावाट की 2 यूनिट में से एक को बंद करना पड़ा है। ऐसे में इसका असर अडानी ग्रुप पर भी पड़ रहा है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। मंगलवार को वोटिंग है। अमेरिका की जनता अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव दुनिया की राजनीति और बहुत से देशों के साथ उसके रिश्तों पर गहरा असर डालता है और भारत भी इससे अलग नहीं है। अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुए हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा, इससे इन रिश्तों की दिशा बदल सकती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती जग जाहिर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं जिन्हें भारत के लोग ज़्यादा करीबी समझते हैं। 2024 के इस राष्ट्रपति चुनाव को अमेरिकी इतिहास के सबसे नज़दीकी चुनावों में से एक माना जा रहा है। चुनाव को लेकर हुए ज़्यादातर सर्वे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर बता रहे हैं। व्हाइट हाउस की इस रेस पर भारत भी कड़ी नज़र रख रहा है। ऐसे में भारत के लोग भी इन चुनावों को लेकर उत्सुक हैं। अमेरिकी चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से किसका राष्ट्रपति बनना भारत के लिए बेहतर है।
भारत के नज़रिए से अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय प्रशासन को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मोदी और ट्रंप ने पहले भी साथ मिलकर काम किया है। 2020 के अमेरिकी चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, जिसमें ट्रंप बाइडेन से हार गए थे। ट्रंप के चुने जाने के वैश्विक पहलू भी हैं। ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो अगर फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध को फौरन रोक देंगे। ये भारत के लिए भी अच्छा होगा, जिसकी मॉस्को के साथ करीबी के चलते पश्चिमी देश आलोचना करते रहे हैं। नई दिल्ली में नेट स्ट्रैट के सीनियर फेलो डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने स्पुतनिक इंडिया से बातचीत में कहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि भारत के आंतरिक मामलों में बहुत कम दखलंदाजी होगी। कुछ विशेषज्ञ ट्रंप के चीन विरोधी रुख को भारत के लिए फायदेमंद मानते हैं। हालांकि अन्य लोग आगाह करते हैं कि ये नई दिल्ली के लिए इतना आसान नहीं होगा। ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत की आलोचना की है। मई 2019 में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बताया और भारत की अमेरिकी बाजार में प्राथमिकता से पहुंच को समाप्त कर दिया। अमेरिकी सामानों को भारतीय बाजार तक समान पहुंच न देने का आरोप लगाया था। हालांकि ये समझना भी अहम है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में भी भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में काफ़ी नज़दीकी बढ़ी है। लेकिन अब अगर चुनाव के बाद व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो पीएम मोदी के साथ मजबूत व्यक्तिगत रिश्तों का फ़ायदा दोनों देशों को मिल सकता है। इन रिश्तों से ऐसी विदेश नीति को बढ़ावा मिल सकता है जिसमें व्यापार, बाजार तक पहुंच और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर संतुलन देखने को मिल सकता है। वहीं कमला हैरिस की अगर बात करें तो वो भारतीय मूल की हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की हैं और पिता जमैका के हैं। अमेरिका में उनके माता पिता की मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए और तलाक ले लिया। बड़े होने पर कमला हैरिस कई बार मां के साथ चेन्नई में नाना के घर मिलने आईं। वो दक्षिण भारत का डोसा खाना भी पसंद करती हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वो भारत को भी अच्छे से समझती हैं और भारत के लिए बेहतर साबित होंगी? कमला हैरिस के बयानों और पिछले मुद्दों पर उनके रुख को देखते हुए ये कहना मुश्किल होगा कि वो वास्तव में भारत की समर्थक हैं या नहीं। भारत ने अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था, तब कमला हैरिस ने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वो दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। अगर हालात की मांग होती है तो हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। अपने उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कमला हैरिस भारत के मुद्दों पर आमतौर पर चुप ही रही हैं। वो एक बार पीएम मोदी से मिल चुकी हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई खास केमिस्ट्री या दोस्ती देखने को नहीं मिली है। भारत के लिए ये चिंता की बात होगी कि क्या वो भारतीय मामलों में बाइडेन प्रशासन की नीति को ही आगे बढ़ाती हैं या कुछ और करेंगी। मौजूदा बाइडेन प्रशासन ने मानवाधिकार और लोकतंत्र की स्थिति जैसे भारत के घरेलू मुद्दों पर कई बार टिप्पणियां की हैं। वहीं कुछ जानकार मानते हैं कि कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि उनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार टिम वॉल्ज के चीन के साथ नज़दीकी रिश्ते हैं। हालांकि बहुत से विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इमिग्रेशन के मामलों पर कमला हैरिस भारत के लिए सही साबित होंगी। उदाहरण के लिए हैरिस H-1B जैसे कुशल श्रमिक वीज़ा को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं, जो भारत के IT सर्विस सेक्टर के लिए अहम है। पारंपरिक रूप से अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकारें H-1B वीज़ा अप्रूवल के लिए बेहतर रही हैं, जिनकी औसत स्वीकृति दर 94.6% रही है। राष्ट्रपति बाइडेन की तरह कमला हैरिस भी दक्षिण एशिया में भारत को चीन के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर देखती हैं। ऐसे में जाहिर है कि चुनाव के बाद अमेरिका का नया राष्ट्रपति भारत के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर करना चाहेगा। अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं और इनका आगे बढ़ना या धीमा होना काफ़ी हद तक अमेरिकी नीतियों पर निर्भर करता है। अब ऐसे में चुनाव के बाद अगर नया राष्ट्रपति व्यापार समझौतों और टैरिफ्स में बदलाव करता है तो इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर
पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का भारत पर व्यापक असर होगा। आर्थिक रिश्तों से लेकर सुरक्षा और कूटनीति तक हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।